आज हम वापस से आ गए एक और वीडियो के साथ। तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, वही पहले इंट्रो देखेंगे कि जो मैंने कल पढ़ा था। देन हम डबल सॉल्ट्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखो मेटल होता है, उस पर पार्टिकुलर कोई भी चार्ज हो सकता है, इसमें N+ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लिगेंड्स है जिनके पास पार्टिकुलर लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेटल है इट इज एक्सेप्टिंग द लोन पेयर्स, और अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट वो क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी स्पीशीज अपन लोन पेयर डोनेट करती है वो क्या होती है, लुईस बेस होती है। एंड जो एक्सेप्ट करती है स्पीशीज लाइक BH3, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। यानी जो हमारे क्या करता है, लुईस बेस वो होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इट इज, देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच, तो एक्चुअली इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो हमें पहले से ही पता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किसी न्यूक्लियस की सर्च में जाते हैं जहां पर इनके इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में, देखो किसी का न्यूक्लियस है और इनके पास जो लोन पेयर है, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स ही तो है एक्चुअल में, तो इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन जाए इजीली, तो यानी इसलिए हमको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, सिंपली न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इसका मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कह सकते हैं उस पर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं BH3 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो BH3 में क्या होता है, BH3 का में बोरोन है, ठीक है। सो बोरोन में एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, देखो एटॉमिक नंबर इसमें कितना होता है, बोरोन का 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,3। एंड इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर 3 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये देखो हाइड्रोजन ने तो अपना डिप्लेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, डिप्लेट रूल के अकॉर्डिंग। बट देखो ये जो बोरोन है इसमें 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसे एक बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ सर्कल, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। यानी आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसकी कैपेसिटी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसी कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर वाली यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर यानी जो ऐसी जगह कहता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, वो लुईस बेस होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। सो अब देखते हैं जरा कि इस चीज का रिलेशन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरीके से है, ठीक है। सो अभी देखो हमने देखा कि NH3 है, दिस इज अमोनिया, ये BH3 है, ठीक है। तो अब जब इनका सॉल्यूशन लेते हैं, इधर BH3 में अमोनिया डाल देते हैं, तो जो हमें मिलता है एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज दिस। देखो ये जो मैंने शो किया है एरो, दैट इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बना हम इसको बोलते हैं एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट, और यू कैन से एडक्ट इन शॉर्ट। अब देखो एडक्ट मतलब EDD से आ गया हमारा ADD एडक्ट, और UCT प्रोडक्ट से UCT आ गया, तो हमारा बन गया एडक्ट। यानी यहाँ इस चीज का कॉन्सेप्ट हम यहीं पर लगाते हैं। तो देखो ये जो मेटल है, यहाँ पर मेटल क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, एज अ लुईस एसिड, ठीक है। और ये जो लोन पेयर, ये जो लिगेंड्स है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ठीक है। तो यानी ये भी क्या फॉर्म करते हैं, एक्चुअली हम इनको सिंपली क्या बोल सकते हैं अनदर वर्ड्स में कि दे आर ऑल्सो एडक्ट्स, यानी एडिशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिंपली जब भी एक लुईस एसिड लुईस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो एडिशनल प्रोडक्ट या फिर एडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो है हमारी बेसिक्स कि अभी जब जो हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो कल वाले ही कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने बताया था कि एडिशनल प्रोडक्ट्स को ही हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और डबल सॉल्ट आते हैं हमारे पास, तो उनमें मेजर डिफरेंस मैं बताने वाला था, और वही डिस्कस करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके से, मतलब टाइप्स कितने होते हैं। सो कॉम्प्लेक्सेस 3 तरीके के हो सकते हैं। देखो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। हर कंपाउंड जो भी स्टेबल होता है मोस्टली दे आर न्यूट्रल, बट मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो है कॉम्प्लेक्स आयन की, ठीक है।
जिसे हम आयन बोलते हैं, तो इट कैन बी कैटाइनिक। कैटाइनिक का मतलब सिंपल कि ओवरऑल जो एंटिटी है, जो हम इस तरीके से बनाते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एनायनिक मीन्स उस एंटिटी पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इट कैन बी न्यूट्रल, यानी उस पे कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज का मतलब है जीरो। ठीक है, तो तीन तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस है कि कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, और हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है। तो जरा आप एक एक एग्जांपल लेते हैं तीनों का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कोबाल्ट NH3O6 और फिर यहाँ पर 3+। सो अब देखो इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बीच में है, तो ये इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, दैट इज कैटायनिक। और एनायनिक में क्या होगा, इस पे पूरे पे होल पे क्या कितना क्या चार्ज आएगा, इस पे पूरे पे चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और भी एग्जांपल है, ये तो एनायनिक का हो गया। न्यूट्रल का एग्जांपल लेते हैं, निकेल CO+। अब देखो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये CO मतलब कोबाल्ट नहीं है। देखो मैंने C को भी कैपिटल बनाया है, O को भी कैपिटल बनाया है, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बोनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। तो ध्यान से देखो, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर डिफरेंसेस, कंपोजिशन के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, कैरेक्टर के बेसिस पे कि वो आयनिक होते हैं या कोवेलेंट होते हैं, रिटेंशन के बेसिस पे कि पानी में डालो यानी उसमें वाटर ऐड करो तो वो आइडेंटिटी लूज करते हैं या नहीं करते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो अब दो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉलम बनाते हैं, एक होगा हमारा कॉम्प्लेक्स का, एक होगा डबल सॉल्ट का। तो अब देखो पहला है कंपोजिशन। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन से बताया कि डबल सॉल्ट्स में क्या होता है। ठीक है, डबल सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है कि हम एक A सॉल्ट लेते हैं सिंपल सॉल्ट, एक B सॉल्ट लेते हैं, दोनों का सॉल्यूशन लेते हैं और उससे क्या बनता है, C क्रिस्टल्स बनते हैं। और तुम्हें याद हो तो ये इक्विमोलर होते हैं, यानी दोनों की क्वांटिटी सेम होती है, दे आर इक्विमोलर। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी दोनों की क्वांटिटी सेम लेते हैं और सिंपल सॉल्ट से ये बन जाता है। ये तो उसकी कंपोजिशन। एंड देन अब हम आते हैं किस पे, कॉम्प्लेक्सेस पे। तो कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो चीजें हैं इक्विमोलर, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो इक्विमोलर हो या ना हो भी सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इक्विमोलर ना होकर कोई भी कंपोजिशन हो भी सकती है, मतलब चांसेस हैं, हो भी सकती है और नहीं भी। तो इक्विमोलर हो गया, और ये भी सिंपल सॉल्ट से ही बनती है, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, सिंपल से, जैसे अभी हमने पिछले में डिस्कस किया था मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट किससे बनता है, इसका नाम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो FeSO4 एक सिंपल सॉल्ट है, और क्या था, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो दैट इज ऑल्सो सिंपल सॉल्ट। तो ये सिंपल सॉल्ट से बनते हैं, ये भी देखो ये भी सिंपल सॉल्ट से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल COCl3 दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड। तो अब देखो इसमें जो कोबाल्ट है वो +3 स्टेट में है, तो कोबाल्ट क्लोराइड हो गया। तो इसमें क्या करा हमने, 6 मोल्स ऑफ अमोनिया डाले, 6 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, CONH3O6Cl3। तो ये बना। तो ध्यान से देखो ये भी किससे बनते हैं, सिंपल सॉल्ट से ही बनते हैं। जरूरी नहीं है, देखो इसका हमने कितना लिया, 1 मोल लिया है, इसका 6 मोल लिया है, तो ये जो कंपोजिशन है ये सेम नहीं रहेगी। इसमें क्या होता है, सेम ही रहती है कंपोजिशन, इक्विमोलर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अब आते हैं हम जरा स्टेट के बेसिस पे। ठीक है, कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, किस में एग्जिस्ट करते हैं और किस में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब डबल सॉल्ट की मैं बात करूं तो डबल सॉल्ट तो एग्जिस्ट करते हैं ओनली इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बिकॉज अगर तुमने डबल सॉल्ट को, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम अमोनियम सल्फेट का ही एग्जांपल लेते हैं, सॉरी फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट अमोनियम आयन होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ठीक है, तो देखो ये सॉलिड स्टेट में तो है, तो इसके सॉलिड में क्रिस्टल्स होते हैं, बट जैसे ही तुमने इसमें क्या करा, वाटर ऐड करते हो तो ये क्या बन जाता है, ओनली सॉल्यूशन बन जाता है किसका, इन पर्टिकुलर आयंस का। ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड SO4 2 नेगेटिव, नंबर्स भी लिख देते हैं चलो, प्लस अमोनियम आयन बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर।
तो ध्यान से देखो, सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट करते हैं, बट जैसे ही मैंने इसको एक्वस में डाला, देखो दिस इज योर एक्वस स्टेट, बिकॉज हमने वाटर ऐड करा है, तो एक्वस स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करते। सो डबल सॉल्ट ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, डू नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस स्टेट। सो अब आते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। सो कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं एज अ सॉलिड, और ये क्या करते हैं, एक्वस यानी सॉल्यूशन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, एक्वस में भी एग्जिस्ट करते हैं। व्हाई, तो तुम्हें पता है क्योंकि ये आइडेंटिटी लूज नहीं करते। देखो इन्होंने तो क्या करा था, आइडेंटिटी लूज कर दी थी, बट अगर हम पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, हमने पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लेते हैं कौन सा, अभी जो हमने बनाया था कोबाल्ट अमोनिया O6 एंड Cl3, ठीक है, दिस इज। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, ये 3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो ध्यान से देखो, इसकी आइडेंटिटी अब भी रिटेन्ड है, तो आइडेंटिटी रिटेन है यानी एक्वस में भी एग्जिस्ट करते हैं, इन सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्टेंस डबल सॉल्ट की ओनली सॉलिड स्टेट में होती है, कॉम्प्लेक्स की सॉलिड में भी होती है, एज वेल इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब देखो एक यहाँ पर मेजर डिफरेंस भी समझ लो कि जी ये देखो, इसमें अगर मान लो तुम कॉम्प्लेक्सेस में बात करता हूँ इसकी, तो इसमें अगर तुम क्लोराइड आयन का क्या करते हो, टेस्ट करते हो, तो क्लोराइड आयन का टेस्ट कैसे कर सकते हो, मैंने AgNO3 डाला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन था, ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये रहा, इसमें मैंने ऐड कर दिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो जब मैंने इसमें ऐड करा तो क्या होगा, AgCl की PPD बनेगी, और AgCl की PPD कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। सो इसका तो टेस्ट दे देगा। अगर मैं टेस्ट करना चाहूं कोबाल्ट के लिए CO3+ का अगर मैं टेस्ट करूंगा, तो इसमें जो वो टेस्ट आएगा ना, इसका नेगेटिव आएगा, यानी जब तुम टेस्ट करोगे नेगेटिव आने का मतलब इसमें CO3+ प्रेजेंट नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे ये क्या पता चलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें ये अपने आइडेंटिटी रिटेन करके रखते हैं, तो यानी CO3+ का यहाँ पर टेस्ट नहीं देगा ये। बट अगर मैं किस में बात करूं, अमोनियम फेरस अमोनियम सल्फेट में, तो उसमें क्या होता है, उसमें सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, Fe2+ भी था और अमोनियम भी था, तो जिसका भी तुम सल्फेट भी था, तो जिसका भी तुम टेस्ट करना चाहोगे वो टेस्ट पॉजिटिव देगा, बट कॉम्प्लेक्सेस टेस्ट नेगेटिव दे सकते हैं किसी किसी केसेस में। ठीक है, मेजरली मेटल जो होता है वो तो नेगेटिव टेस्ट ही देता है, बिकॉज वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, इट इज इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब थर्ड जो है हमारा रिटेंशन, तो देखो ये तो रिटेंशन का यहीं से हो जाएगा। अब यह तुमने देखा कि डबल सॉल्ट जो होते हैं हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, वो अपने पार्टिकुलर आयंस में टूट जाते हैं, तो यानी वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं करते हैं। और वहीं पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस वो आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, तो वो तो हमारा क्लियर हो गया। अब लास्ट जो बता हमारा बचता है वैलेंसी, तो वैलेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस में जो वैलेंसी होगी वो तुमने आज तक नहीं पढ़ी होगी, तो वो यहाँ पर ध्यान से समझना। डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट में तो हम सिंपल वैलेंसी की बात करते हैं। ठीक है, वो हमारे कैसे शो करते हैं, सिंपल वैलेंसी, सिंपल मतलब नॉर्मल सिंपली। ठीक है, जो तुम्हें पता भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ COCl3, तो कोबाल्ट की कितनी वैलेंसी है इसमें, 3 है वैलेंसी इसमें। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैलेंसी हो गई। बट कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, दे शोज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। अब देखो वो कौन कौन सी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी तो इसमें होती है हमारी नॉर्मल वैलेंसी, ठीक है, जिस एटम से, सॉरी जिस सॉल्ट से बनाया था। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें COCl3 + 6 मोल्स ऑफ अमोनिया लिया था, उससे क्या बनता है, ये अमोनिया होल 6 और Cl3, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें 3+ थी, तो नॉर्मल वैलेंसी मतलब चार्ज, तो इस पर कितना चार्ज है, 3+ चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो इसकी जो नॉर्मल वैलेंसी है वो तो है 3, तो सिंपल COCl3 से बना, तो यहाँ पर भी इसकी +3 ही रहने वाली, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा +3, यानी नॉर्मल वैलेंसी हो गई हमारी 3। अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जब हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया तो उससे कितने लिगेंड कितनी तरफ से जुड़े हुए, तो देखो कितनी तरफ से, कितने डोनर एटम है इसमें, कोबाल्ट की में अगर मैं बात करता हूँ तो 6 अमोनिया है यहाँ पर, NH3 NH3, ठीक है, NH3 NH3 NH3, और यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा NH3। तो देखो डोनर एटम कितने हैं, यहाँ पर डोनर एटम है 6 नाइट्रोजन है, तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी अभी फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझो कि सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स विच आर डोनेटिंग द लोन पेयर्स, जितने भी लोन पेयर्स मेटल को डोनेट किए जा रहे हैं उतने ही क्या होंगे हमारे
वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है और इसका पर्टिकुलर नाम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब देखो नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना, तो यहाँ पर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर वही हमारा तो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि इसमें डबल सॉल्ट में ओनली एक ही तरह की वैलेंसी शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स में दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं। नॉर्मल वैलेंसी जो होती है हमारी सॉल्ट की जो होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कॉम्प्लेक्स के लिए होती है। ठीक है, और हाँ याद रखें कॉम्प्लेक्स दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी को भी करता है सेकेंडरी को भी। देखो प्राइमरी भी कर रहा है +3 और यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो नाउ अब हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अब आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डबल सॉल्ट पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, तो कुछ टर्म्स होंगी जो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होने वाली है, तो उसमें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। तो जो हमने देखो पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल ले लिया प्लेटिनम, यहाँ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स 4 हैं और क्लोराइड आयन के 2 हैं। देखो दिस इज नॉट Cl2, यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 क्लोराइड आयन है। ठीक है, ये चीज तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं प्लेटिनम। ठीक है, तो देखो प्लेटिनम की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन उसको बोलते हैं कि जो हमारे लिगेंड्स हैं जिस मेटल आयन को अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, अपने लोन पेयर क्या करते हैं डोनेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है जिसको लोन पेयर्स डोनेट किए जा रहे हैं, और जो डोनेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, और अब आते जरा डेंटिसिटी पे। देखो एक्चुअल में ये मैंने यहाँ पर स्टार कर रखा है और इस चीज पे स्टार किया हुआ है। इट मीन्स ये लिगेंड अभी सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में इसकी पूरी क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन ये भी हम बाद में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में, बट अभी यहाँ पर पर्टिकुलरली डेफिनेशंस ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि सेंट्रल मेटल आयन और दीज आर योर लिगेंड्स जो लोन पे डोनेट करते हैं। अब देखो डेंटिसिटी क्या है, अब तुम्हें दिख रहा है कि अमोनिया की मैं बात करता हूँ अगर, तो अमोनिया में कितने एटम हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। अमोनिया के केस में ओनली एक ही लोन पेयर है। ठीक है, अमोनिया NH3, तो एक ही लोन पेयर है, एक ही डोनेट करता है। अगर मैं क्लोराइड की बात करूं, क्लोराइड आयन, तो इसमें 4 होते हैं बट डोनेट तो एक ही करेगा। ठीक है, अदरवाइज वो खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा अगर एक से ज्यादा डोनेट करता है। सो ये कितने डोनेट कर रहा है, ये एक। तो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स कोई पार्टिकुलर स्पीशीज डोनेट करती है उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। तो इसके केस में डेंटिसिटी कितनी है 1। इसमें भी इस केस में भी क्या है डेंटिसिटी 1। ठीक है, तो डेंटिसिटी समझ में, डेंटिसिटी मतलब डेंटिस्ट से समझो। ठीक है, डेंटिस्ट मतलब किस तरफ से पकड़ रखा है। तो प्लेटिनम को इन लिगेंड्स ने कितनी तरफ से पकड़ा है, 4 तरफ से इसने पकड़ा है, 2 तरफ से इसने पकड़ा है। तो यहाँ पर डेंटिसिटी का मतलब समझ में आया कि कितने एक्चुअल में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो देखो ये तो अभी तुमने एक पढ़ा, अब जरूरी नहीं है कि जो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन की। सॉरी कार्बोक्सिलेट नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर मैं यहाँ पर H लगाता हूँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और पर्टिकुलरली कौन सा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इट इज ऑक्सैलिक एसिड। जब यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो ये क्या बनता है हमारा ऑक्सैलेट आयन बन जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्सैलेट आयन। तो देखो यहाँ पर जो एक एटम ये रहा ऑक्सीजन का, एक एटम ये रहा, तो यहाँ पर दोनों से क्या होता है डोनेशन होता है। दोनों ही क्या करते हैं लोन पेयर्स को डोनेट करते हैं। तो मान लो अगर मेरा मेटल यहाँ पर है तो यहाँ से भी एक डोनेशन होगा लोन पेयर का, एक यहाँ से डोनेशन होगा। तो देखो मॉलिक्यूल तो एक है बट इसमें डोनेटिंग एटम्स कितने हैं 2 हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। तो इसकी डेंसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम 2। सो ये हमेशा ये मत समझना कि जितने नंबर ऑफ तुम्हें मॉलिक्यूल्स गिवन हैं वही डेंसिटी होगी, नहीं। तुम्हें चेक करना होगा कि वो डाइडेंटेट तो नहीं है। डाइडेंटेट का मतलब जिसकी डेंसिटी 2 होती है, यानी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये पार्टिकुलर एग्जांपल हो गया कौन सा ऑक्सैलेट आयन का। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो हम लेते हैं। हमारा दूसरा एग्जांपल हो सकता है इथाइलिन डायमाइड। EN देखो शॉर्ट फॉर्म उसकी होती है EN, तो CH2 यहाँ NH2 और यहाँ पर भी NH2। देखो ये क्या है इथाइलिन डायमाइड, 2 कार्बन एटम तो इथाइलिन और 2 अमाइन है तो डायमाइड। ठीक है, इथाइलिन डायमाइड।
तो क्या होगा, EN होगा इसका सिंबल। सो इसमें क्या होता है, देखो एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ, दोनों पे एक ही लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, बेशक मॉलिक्यूल एक ही है लेकिन बॉन्ड्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही लिगेंड से वो हो रहे हैं 2, तो डेंसिटी हो जाएगी 2। तो ऐसे ही डेंसिटी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 एंड इवन 6। ठीक है, तो मैक्सिमम अभी तक जो है 6 होती है कि डेंसिटी क्या हो सकती है, एक लिगेंड की 6 हो सकती है। तो ये याद रखना है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी कैलकुलेट करते हैं हम, लिगेंड की करते हैं। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल आयन का करते हैं। ठीक है, ये चीज कंफ्यूजन बहुत रहती है कि क्या चीज क्या है, कि लिगेंड के लिए वर्ड यूज होता है डेंसिटी और मेटल आयन के लिए यूज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, ये तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन क्लियर हो गया, डेंसिटी भी क्लियर हो गया, लिगेंड भी। तो डेंसिटी में अभी मैंने 1 का एग्जांपल दे दिया कि मोनोडेंटेट, 2 मतलब बाइडेंटेट यानी 2 वाले, और पार्टिकुलर एग्जांपल अब डायरेक्ट मैं लूंगा 6 का। ठीक है, बिकॉज यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 1, 2 एंड 6, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। ठीक है, तो हेक्साडेंटेट जो होता है वो होता है हमारा EDTA, 4 नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, EDTA। तो यह इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब देखो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, सो देखो इथाइलिन का मतलब क्या है, वापस से 2 यहां पर CH2 ग्रुप, इथाइलिन हो गया। ठीक है, टेट्रा एसीटेट का मतलब क्या है, 4 एसीटेट ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, तो देखो CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव, CH2 आएगा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ये COO नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, इथाइलिन डायमाइन, ये रहा NH2 बस हाइड्रोजन रिप्लेस करके एसीटेट ग्रुप लगा दिए। तो देखो कितने टेट्रा, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, तो EDTA, इथाइलिन 2 अमाइन है तो डायमाइन, 4 एसीटेट ग्रुप है तो टेट्रा एसीटेट। तो ये हमारा क्या है, हेक्साडेंटेट। हेक्सा कैसे हो गया, देखो एक तो यहां से बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक यहां से बनेगा। ठीक है, और एक बार इस ऑक्सीजन से, एक बार इस ऑक्सीजन से, एक बार इस ऑक्सीजन से और एक बार इस ऑक्सीजन से, टोटल मिला के कितने हो गए, 6। तो ये क्या होता है हमारा हेक्साडेंटेट। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन हम बाद में करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा रखा है इस पे भी, तो अब एक डिटेल्स में इसमें नहीं जाएंगे, जस्ट हमें डेफिनेशन पढ़नी है कि रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशन है। ठीक है, देन हमारा क्या है नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर वही है जो अभी तुमने पढ़ा है कि डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या था कि पर्टिकुलर एक लीगेंड, ठीक है, पर्टिकुलर एक लीगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलेट की, सॉरी ऑक्सिलेट आयन की मैं बात करूं तो ये 2 बनाता है। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पर्टिकुलर मेटल के लिए होता है कि ये कितने क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें देखो, इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, देखो प्लेटिनम अगर मैं बीच में लूं, यहाँ पर अमोनिया, यहाँ अमोनिया, ठीक है, यहाँ पर भी अमोनिया, अमोनिया एंड हियर क्लोरीन। अब देखो ये जो मैंने इधर जो NH3 लिखी है, तो मैंने देखो ऐसे लिखा है, N को प्लेटिनम की साइड रखा है, तो इसका मतलब होता है कि जो डोनेशन हो रहा है वो नाइट्रोजन की तरफ से हो रहा है। अगर तुम इसको कैसे लिखते हो, NH3 लिखते हो ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा, ये वाला हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, लिखने का तरीका, उससे क्या पता चलता है, तुम्हें बॉन्डिंग पता चलती है कि वो किस तरफ से जुड़ा हुआ है, कि वो NH3 की तरफ N से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है लोन पेयर्स, तो ऐसा नहीं है। तो क्या करना है तुम्हें, वही साइड दिखानी है जो चीज तुम्हारी डोनेट कर रही है, NH3। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखो ये तो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। डेंसिटी क्या है, वो सिर्फ इसकी होती है, ये कितने बना सकता है, पॉसिबल 1। ओवरऑल कितने प्लेटिनम कितने बना पा रहा है, टोटल 6। तो हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू होती है ना, वो 1 से लेकर 12 वेरी करती है। 1 भी होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो रेयर होते हैं, मोस्टली रेयर है, जो नॉर्मल होते हैं 2 4 एंड 6। दीज आर द कॉमन। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ठीक है, यही है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली पाए जाते हैं। अदर जितने भी बचते हैं वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया होगा। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी।
क्या कैलकुलेट करने में, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब मैंने लिया यहीं पर प्लैटिनम, देखो ओ एक्स लिख रहा हूँ, चलो ओ एक्स नहीं लिखते हैं, ओ एक्स मतलब ऑक्सिलेट, सी ओ ओ का होल ट्वाइस, छोड़ो समझ में नहीं आएगा, ओ एक्स लिख दो, ओ एक्स का होल ट्वाइस, नाउ दिस दिख रहा है। सो अब इसमें क्या होगा, देखो प्लैटिनम है, ओ एक्स मतलब यहाँ पर ऑक्सिलेट आयन, सी दिस ऑक्सिलेट आयन हो गया, तो COO नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता ना COO का होल ट्वाइस, फिर वापस से एक और ब्रैकेट लगाना पड़ता, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता समझने में भी, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, OX मतलब ऑक्सिलेट आयन। अब देखो तुम यहाँ 2 देखोगे तो तुम बोल दोगे भैया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर इस नंबर के बराबर होता है कब, किस केस में होता है, जब तुम्हारा जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेट हो। देखो ये एक बना सकता है, ये भी एक बना सकता है, देखो अमोनिया एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। एक क्लोराइड कितने बना सकता है, एक बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि एक ऑक्सिलेट आयन, फॉर एग्जांपल मैं प्लैटिनम लेता हूं, तो देखो एक ऑक्सिलेट आयन कितने बनाता है, 2 बनाता है, तो ऐसे ही मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक ऑक्सिलेट आयन 2 बनाता है, 2 बॉन्ड, ये वाला ऑक्सिलेट आयन भी 2 बना रहा है, तो ओवरऑल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4। तो ये हमारी हो जाएगी इसकी जो डेंसिटी नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्लैटिनम का कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यानी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो मैं डेंसिटी का भी ध्यान रखना है, सिर्फ ये जो नंबर है उनको ऐड नहीं करना है। अगर वो मोनोडेंटेट है तो सिर्फ डायरेक्ट ऐड कर दो, 4 + 2 6, बट अगर मोनोडेंटेट नहीं है, डाई ट्राई या पॉलीडेंटेट है, तो उसमें तुम्हें चेक करना होगा कि एक पर्टिकुलर लिगेंड कितने बॉन्ड बना सकता है, यानी उसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 2, इसकी भी दूसरे वाले की भी 2, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 4। समझ में आ गया, तो ये तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और डायरेक्ट मैं बोलूंगा तो मैं डायरेक्ट करना है स्ट्रक्चर के बेस में, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये जो कार्बोक्सिलेट कितने बनाते हैं, इसकी डेंसिटी होती है 2, कितने मॉलिक्यूल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 4, डायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, चलो अब ये तो हमारा हो गया इतना, कहाँ तक, कोऑर्डिनेशन नंबर तक। अब देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब क्या, देखो पॉलीहेड्रन मींस सिंपल है तुम्हारा 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट तुम्हारे ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोनिया की मैं बात करूं, तो भाई देखो अमोनिया का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसे पिरामिडल शेप होती है, यहाँ पर लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर। सो अब हमें क्या करना है, ये तो अमोनिया का था, ऐसे ही इनके अभी तो कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप होगी ना, तो वो जो फिक्स्ड शेप होगी वो कैसे होगी, तो वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को, ठीक है, स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट लिगेंड का मेटल के चारों तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, तो अब इसका मैं बताता हूँ, तो जो जनरल होते हैं 2, 4 और हम 6 वाले ही डिस्कस करेंगे अभी, जब हम पूरा पार्टिकुलरली जब इसके इलेबोरेट करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो इसमें जो शेप आती है वो तुम्हारी लीनियर आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Ag Cl का होल ट्वाइस नेगेटिव। अब देखो इसमें देखो ये जो साइनाइड है ये कितना, एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। तो देखो ये किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसी तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि एक साइनाइड इधर लग जाए, एक साइनाइड इधर, और इनमें जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। ऑब्वियसली क्या देखो ये यहीं पर क्यों हुए, बिकॉज ताकि VSEPR थ्योरी तुमने पढ़ी होगी कि जिसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन है। ठीक है, तो मिनिमम रिपल्शन तो यहीं पर हो सकता है 2 के केस में, तो ये जो शेप हो जाती है वो लीनियर हो जाती है। ठीक है, तो एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉइंट पहले क्या हो गई, लीनियर, और जो 4 वाले में होती है, 4 में 2 आती है। ठीक है, ये तो लीनियर हो गई। 4 में 2 तरह की शेप्स आ जाती है हमारे यहाँ पर, एक होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और एक है हमारा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब चलो एक एक करके देखते हैं टेट्राहेड्रल क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है। और तो टेट्राहेड्रल तुम्हारा सिंपली कार्बन से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम पहली बार ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हमारा कार्बन जो बनाता है वो कैसे तरीके से बनाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होता है उसका। ठीक है, तो आप देखते हैं जरा कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो
ये है बीच में कार्बन, मैं कार्बन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पर मेटल आएगा, अभी मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं ये प्लेन में यानी इसमें, और ये देखो इस तरीके से ऐसे मैंने एक बनाया है डार्क करके, ठीक है, एक डार्क करके बनाया, यानी ये बॉन्ड क्या आ रहा है, ये बॉन्ड बोर्ड से बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये इससे ऐसे क्या बाहर आ रहा है, और एक मैं यहाँ पर करके बनाता हूँ ऐसे डैश डैश, ठीक है। इसका मतलब है जैसे ये बाहर आ रहा था अब ये बोर्ड के पीछे जा रहा है बॉन्ड, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कि 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन, तो डैश डैश का मतलब है अवे फ्रॉम अस, और ये जो सॉलिड लाइंस बना रखी है इसका मतलब है हमारी तरफ है, ठीक है, ये अवे और ये टुवर्ड्स, ठीक है। तो इनमें जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो कितना था, 109 डिग्री और 28 मिनट्स, ठीक है। सो अब ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखो ये जो एंगल होता है ना बॉन्ड एंगल, वो हर इसमें ले लो, इसमें 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 हर में क्या होता है, हर एक का एंगल सेम ही होता है। तो ये तो हमारा हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब लिगेंड लगा दो यहाँ पर, यहाँ मैं चेंज कर दूंगा मेटल, तो ध्यान से देखो कि भाई आ गया ना कि हम किस में पहुंच गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, किससे, ऑर्गेनिक से। तो ये तो हो गया हमारा टेट्राहेड्रल। अब आते हैं स्क्वायर प्लेनेट पे। अब देखो स्क्वायर प्लेनेट का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है स्क्वायर और प्लेन। तो देखो स्क्वायर तो ऐसी शेप होती है, ये चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो वही है स्क्वायर, और ये देखो ये कैसी शेप है, प्लेनर शेप है, यानी एक पर्टिकुलर प्लेन में है। सो बीच में मेटल होता है, और ये जो स्क्वायर है इसके चारों कोने पे एक एक लिगेंड होते हैं, और यहां से क्या कर रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखो ऐसा कुछ स्क्वायर नहीं होता है कि ये तो हमने क्या करा है अपने लिए करा बनाया है, एक्चुअल में तो दिखने में ये कैसा होगा, यहाँ मेटल है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, लिगेंड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये हमने क्या बना दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए ताकि हमें इजी हो जाए। अब देखो इसको मैंने डॉट डॉट करके ड्रॉ करा ताकि हमें इसकी एक्चुअल शेप पता चल जाए। तो ये कौन से, स्क्वायर प्लेन, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर प्लेन। अब आते हैं 6 पे, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पे वो जो शेप बनती है वो कौन सी होती है, तो उसका जो नाम है वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये जो देखो अब ये जो स्क्वायर प्लेनर मैंने बनाई थी, ठीक है, बीच में मेटल है, ठीक है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक इसके ऊपर से, ठीक है, और एक बॉन्ड इसके नीचे से और आ जाए लिगेंड और यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो शेप बनती है वो हमारी शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल। अब देखो जरा मैं कॉपी का यूज करके बताता हूँ तुम्हें कि कैसे। सो अब देखो यहाँ पर ये बीच में मेटल है, एक यहाँ पर देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो अभी ये स्क्वायर प्लेनर है, प्लेन है, स्क्वायर है, देखो, ठीक है, एक बीच में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में मेटल, यहाँ चारों तरफ लिगेंड। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर से एक और बॉन्ड लिया और एक नीचे से बॉन्ड, ठीक है, देखो इस तरीके से एक नीचे है और एक ऊपर है, ठीक। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये ऊपर वाला बॉन्ड हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसलिए कॉपी के जरिए मैंने तुमको दिखाया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। अब देखो ये तो ऐसा लग रहा है, बट ये बनाने में थोड़ा अभी 3D में बना के मैं ट्राई करता हूँ कि कैसा दिखेगा, ठीक है। So, अब देखो आई थिंक ये थोड़ा सा 3D तुम्हें दिख रहा होगा कि किस तरीके से मैंने ये बनाया, ठीक है, दिख गया कि देखो एक बीच में मेटल प्रेजेंट है, यहाँ पर ये ना 4 लिगेंड और एक लिगेंड यहाँ पर है, ये 4 लिगेंड्स और एक लिगेंड यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से टेट्राहेड्रल कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ये अभी शॉर्ट में है, पार्टिकुलर इसका फिर इलैबोरेट करेंगे हम इन 2 पार्टिकुलर पॉइंट्स को। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो एंटिटीज होती हैं, ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर जो मैं पार्टिकुलरली लिखता हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या है, ऐसे पर्टिकुलर शेप। तो देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 + 2 6 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी शेप कैसी बनेगी, अभी बताया था, इसकी शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल, NH3 NH3 NH3, यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। तो ध्यान से देखो अगर मैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसे करके इसको पार्टिकुलर ज्वाइन करूंगा तो पार्टिकुलर स्फीयर सा बनेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आते हैं मेटल के साथ, लिगेंड के साथ, तो वही क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या हम इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोलते हैं, पर्टिकुलर दूसरा नाम है सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं काउंटर आयंस पे, ठीक है। काउंटर आयंस देखो आयंस से पता चलता होगा पार्टिकुलर आयंस ही होंगे। सो देखो इस केस में, ठीक है,
जो हमने एग्जांपल ले रखा है प्लेटिनम का वही दोबारा लेते हैं। ये देखो प्लेटिनम, अमोनिया, होल 4 Cl2 दिस। अब देखो दिस इज योर सेंट्रल मेटल आयन, और ये एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, दो तरह के लिगेंड हो गए। इनकी डेंसिटी कितनी है, इसकी ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 + 2 6। और देखो 4 + 2 6 तभी करोगे जब ये मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट के लिए तो मैं चेक करना पड़ेगा कि ये एक से ज्यादा इनकी डेंसिटी तो नहीं है। देन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो भी बताया था। देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखो इसमें काउंटर आयन नहीं है, ठीक है, इसमें काउंटर आयन क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है पूरा, तो इसमें काउंटर आयन कोई भी है नहीं। तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल वाला है, बताया था ना कॉम्प्लेक्स 3 तरीके से होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाला पार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं लेता हूं ऐसे फॉर एग्जांपल K4 दिस। अब देखो ये तो हमारा हो गया कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिस या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसके बाद जितने भी आयंस बचते हैं वो कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैटायन है, ठीक है, और ये जो एग्जिस्ट कर रहा है एज अ एनायन एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो चार, एक पोटेशियम पे कितना चार्ज है +1, 4 पे कितना होगा +4। और देखो पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, तो इस ये जो ब्रैकेट है हमारा यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस पे कितना ओवरऑल 4 नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाला। तो ये जो है हमारा दीज आर आर काउंटर आयंस, ठीक है। तो इस केस में ये था। अब दूसरा केस लेते हैं, ये तो कैटायन थे, एनायन भी हो सकता है, ठीक है, कैटायन है तो और हमारा एनायन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो कौन सा हो गया, चलो कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन, ठीक है। अब ना ऑक्सीडेशन नंबर, अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इसकी बात कर रहे हैं कि इस पे कितना चार्ज है, इस पे इस टाइम +4 चार्ज है, ठीक है, इस पे कितना है +4 चार्ज है। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, बहुत ईजी है, जो तुमने बेसिस का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2SO4 लेता हूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 चार्ज इंटू 2 प्लस सल्फर का हमने x मान लिया, जिसका निकालते हैं उसको x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितने हैं ऑक्सीजन 4। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, देख इस पे कितना चार्ज है 0, तो 0 है तो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ 2 + x - 8 = 0, x = हमारा आ गया +6। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी कितनी है +6 ऑक्सीजन सल्फर की। तो वही चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है कि इसमें क्या करना है, हमें प्लेटिनम की निकालनी होती है, मतलब सेंट्रल मेटल आयन की हमेशा क्या करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो वो कितनी है, इसको हमने माना x। अमोनिया क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसमें चार्ज हो जाएगा 0 × 4 प्लस, अब देखो ये Cl2 मॉलिक्यूल नहीं है, पहले ही बताया था, ठीक है, क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन पे कितना होता है -1 × 2, और ओवरऑल क्या है कंपाउंड न्यूट्रल है, तो 0 x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, हटाई दो इसे, यहाँ बचेगा -2 = 0। अब देखो ये ना एक्चुअल में हुआ क्या, कंपाउंड ये जो यहाँ पर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो +4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये +2 न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, ये क्या कैटायनिक पार्ट है, तो यहाँ पर मान लो SO4 सल्फेट आयन भी हो सकता है, ठीक है, काउंटर बैलेंस करने के लिए। सो अब देखो अब क्या होगा, ठीक है, अब प्लेटिनम तो x, अमोनिया पे कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, इसमें -2 क्योंकि 2, और इस पे भी कितना होता है सल्फेट पे -2 होता है, =0। अब जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा +4, यानी प्लेटिनम का कितना होता है यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये कॉम्प्लेक्स का ना इसका पूरा नहीं लिख पाया था मैं, चार्ज नहीं लिखा था, जिसकी वजह से गलती हो गई। तो न्यूट्रल नहीं है, ये कैटायनिक पार्ट है। न्यूट्रल का फॉर एग्जांपल लेते हैं हम निकेल, कार्बन मोनोऑक्साइड का होल 4, दिस इज न्यूट्रल। अब देखो इसमें x लो, x प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है 0 = 0, यानी यहाँ पर ये जो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है कि निकेल की 0 कैसे हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अब चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन तुम्हें पहचानना पड़ेगा, ये तो पहचानने क्या है ईजी होता है बहुत, जहां पर ये तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख जाए वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है। देखो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, तो वही उसका अपोजिट चार्ज इस पूरे ब्रैकेट पे आने वाला है, तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो पहचान लिया, बट अगर तुम्हें ऐसे बोल दिया जाए, तुम्हें यही गिवन ना हो, ऐसे तुम्हें बोला है कि इस पे कितना चार्ज आना चाहिए, यहाँ पर चार्ज गायब कर दिया, जो हमने पहले मिस्टेक कर दी थी
वो हमने गायब कर दिया। तो अब बताओ इस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, वही तो बोल रहे हैं चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स। तो पूरे पे कितना चार्ज आएगा, देखो इस पे हो जाएगा, देखो प्लेटिनम पर कितना होगा हमारा +4 है, इसमें 4, अमोनिया पे कितना 0, इसमें कितना है -2, तो इक्वल टू देखो सॉल्व करो कितना आएगा 2, तो यानी इस पे कितना चार्ज आएगा +2। तो सिंपली है सबका क्या करना है, सबका चार्ज क्या कर दो ऐड कर दो, तो वो तुम्हारा क्या पता चल जाएगा चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिंपली है ये चीज और ऑक्सीडेशन नंबर ये तो पहले से भी करते हुए आ रहे, तो वही चीज इसमें करनी है। ठीक है ना, ओनली 2 टॉपिक्स। इसके बाद जो बेसिक वाले हैं मतलब जिसमें सिर्फ डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो दो और बचे हैं टॉपिक्स, देन हम इलेबोरेट करेंगे लिगेंड की क्लासिफिकेशन और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल्स की। ठीक है, सो अब जो बचते हैं कॉम्प्लेक्स की ही क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन है। ठीक है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। अब देखो होमो का मतलब क्या होता है सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। तो अब क्या चीज है, क्या सेम और क्या डिफरेंट, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ले लो, ठीक है 3+। अब देखो इस केस में जो लिगेंड है ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, एक ही टाइप का लिगेंड जब प्रेजेंट होता है उसको हम वर्ड यूज करते हैं होमो, यानी सारे लिगेंड क्या है सेम ही है, तो होमोलैप्टिक। एंड जब हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अब मैं यहीं पर अभी जो हमने एग्जांपल लिया था प्लैटिनम का NH3 Cl2 2 पॉजिटिव, ठीक है ये था। अब देखो यहाँ पर लिगेंड क्या है, अमोनिया भी है, क्लोराइड आयन भी है, तो दो अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है। एक से ज्यादा जितने भी होंगे उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्या होमोलैप्टिक, ये है हेट्रोलैप्टिक। और लास्ट जो बचता है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। अब देखो यहाँ पर जो अभी जो है होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक पढ़ा, हमने किस बेसिस पे पढ़ा कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के प्रेजेंट है, सेम होते हैं तो होमो और डिफरेंट होते हैं तो हेट्रो। अब बचता है हमारा होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस और हमारे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो ये न्यूक्लियर का मतलब तो तुम्हें पता है सेंटर, ऑब्वियसली हमारा सेंटर क्या होता है मेटल आयन होता है, उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं लिगेंड को लगा देते थे, ऑब्वियसली सेंटर है। तो इसलिए यानी ये जो रिलेटेड है होमोन्यूक्लियर मतलब मेटल से रिलेटेड है कि मेटल कितने प्रेजेंट है। तो देखो जब भी तुम्हारा एक प्रेजेंट होगा, एक ही ओनली मैं वन बोलूं वन, एक मेटल कैटायन प्रेजेंट होगा तो वो होता है हमारा होमोन्यूक्लियर। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था प्लैटिनम NH3 का होल 6 ही ले लेते हैं, ठीक है 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या है हमारा देखो होमो। अब देखो लिगेंड नहीं देखना है तुम्हें, मेटल देखना है, एक मेटल प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्लेटिनम प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा होमोन्यूक्लियर। पॉली में क्या होता है, ये जो सेंटर है, ये जो यानी मेटल हमारा सेंटर की तरह वर्क करता है, ये एक से ज्यादा हो जाते हैं, तो एक से ज्यादा में पॉली वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है प्लेटिनम, ठीक है अब देखो ये जो मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर तुम्हें ड्रॉ करके दिखाया है, तो ये क्या है देखो एक प्लेटिनम यहाँ पर भी है, एक प्लेटिनम यहाँ पर भी, यानी एक सेंटर ये रहा तुम्हारा, यानी एक न्यूक्लियस ये रहा और एक न्यूक्लियस ये रहा, तो दो न्यूक्लियस आ गए। एक से ज्यादा न्यूक्लियस आने पर उनको क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो लिगेंड्स बीच में लगाए हैं दो मेटल को जोड़ने के लिए, देखो ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं ना, ब्रिज क्या काम करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, यानी एक मेटल आयन को दूसरे मेटल आयन को जोड़ने का जो काम करते हैं लिगेंड्स, उनको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, तो बस यही जो रिलेटेड टर्म्स थी बस, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पूरी इलेबोरेट करेंगे, पूरे डिस्कस करेंगे एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।